So we learned Marx and Durkheim. And if Durkheim was social doctor looking at big body of society, what would we call Max Weber? If Durkheim is a social doctor, Max Weber is a social detective. क्यों सोशल डिटेक्टिव क्यों बोल रहा हूं? डिटेक्टिव क्या करता है? जो ऑब्सक्यूरेंटेड या फिर जो हिडन अंडरलाइंग रियलिटीज होती हैं उनको देखने की कोशिश करता है ना? डरखाइम बोल रहे थे कि रियलिटी जो है ऑब्जेक्टिव है, सोशल रियलिटी जिन्हें हमें देखना है, विच आर सोशल फैक्ट्स एंड दे आर एक्सटर्नल ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन ऐसा कहते वक्त डरखाइम एक गलती कर रहे हैं, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को मैटर से कंपेयर कर दे रहे हैं। डरखाइम वाज अ पॉजिटिविस्ट। व्हाट वाज डरखाइम एक्सपेक्टिंग? डरखाइम he believed that how natural sciences applies principles and methods to study nature or the elements of nature, similarly social sciences can apply methods and principles of natural sciences to study human society. But what Durkheim did not understand and what Weber highlighted and pointed out was that Durkheim mistook the nature of human beings. The unit of analysis of natural science is matter and matter is passive entity. पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बार बार उबालो, पानी क्या होगा? स्टेट चेंज करेगा, गैसीय स्टेट में जाएगा। बट ह्यूमन बीइंग, किसी को आज मैं डांटूं कुछ नहीं बोलेगा, अगले दिन फिर डांटूं शायद मेरे क्लास में आना बंद कर दे, कुछ दिन बाद आए फिर से मैं डांटूं वो मुझे पलट के उल्टा जवाब दे दे। हमारा बिहेवियर सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होता है। पहले दिन डांटा तो उसको लगा होगा कि वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है या वो कहीं गलत होगा इसलिए सर ने ऐसे किया। दूसरे दिन डांटा तो चलो उसने इग्नोर कर दिया। तीसरे दिन डांटा तो फिर उसको लगा होगा ये आदमी मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, मैं कुछ भी पूछता हूं तो ये मेरे को डांट रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसका कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग का अपना कॉन्शियसनेस होता है ना। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो एक्टिव एजेंट्स होते हैं, वो पैसिव एजेंट्स तो होते नहीं है। तो उसने अपने कॉन्शियसनेस को यूज किया और रियलिटी को इंटरप्रेट किया अकॉर्डिंगली। अब हो सकता है कि वो तीसरे दिन भी जो डांट खाया होगा उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा, लेकिन उसने उस रियलिटी को इंटरप्रेट कैसे किया कि सर मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। मतलब ह्यूमन माइंड्स हैव गॉट देयर ओन कॉन्शियसनेस एंड यूजिंग दैट कॉन्शियसनेस दे आर एबल टू subjectively interpret the social phenomena or social reality. So whatever the external reality may exist, but that does not matter for sociological analysis according to Max Weber, because human beings have agency. Agency का मतलब independent will. Human beings are conscious beings, है ना? इमैनुअल कांट पढ़े हो ना आप लोग, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वाले एथिक्स में, उनसे इन्फ्लुएंस थे वेबर। कांट बोले थे ना ह्यूमन बीइंग इज पार्टली पोजिशन्ड in the realm of natural causality and partly in the realm of freedom. मतलब कि नॉमिनल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड दोनों के हम पार्ट होते हैं। फिजिकल वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग एज अ फिजिकल बीइंग, है ना, फिजिकल वर्ल्ड का जो हम पार्ट है उसको तो नेचुरल साइंसेस पढ़ लेंगे, लेकिन जो हम नॉमिनल वर्ल्ड के पार्ट हैं, कॉन्शियसनेस के वर्ल्ड के पार्ट हैं, उसको क्या पढ़ेगी? उसको सोशल साइंसेस को पढ़ना चाहिए। डरखाइम, वेबर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस। सो वेबर बोलते हैं कि डरखाइम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि जब ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन बिहेवियर को देख रहे हैं तो वो एक्सटर्नली कोवर्स देख रहे हैं। वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बी, बट दोज रियलिटीज their actual interpretation by an individual is dependent upon how individual's own consciousness is invoked in a particular situation and what meaning has been interpreted. Therefore, true unit of social analysis should not be social facts. It should be social action, the subject matter of sociology. And sociological goal is not just generalizing fixed principles or invariable principles that governs our social life. Sociological goal or project
shall be focused on developing an interpretive understanding of social reality. And इस प्रकार से interpretive sociology, one of the schools, one of the branches of sociology, interpretive school, उसके फादर बनते हैं मैक्स वेबर, ही इंट्रोड्यूस्ड इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी. ठीक है, तो इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी में वेबर क्या बात करते हैं? वेबर कहते हैं कि सोशियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर को पढ़े, और बिहेवियर को कैसे समझोगे तुम? तो अंडरलाइंग मीनिंग जो कि एक एक्टर ने असाइन किया है किसी एक्शन अपने बिहेवियर के पीछे, उस मीनिंग और मोटिव को समझो एंड तुमको वो एक्शन समझ में आ जाएगा. एंड दैट इज वाई मैंने एक और नाम लिखा, या तो उसको सोशल डिटेक्टिव बुलाओ या तो उसको मीनिंग हंटर बुलाओ, है ना. एंड दैट इज वाई वेबर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी, है ना. He was interested in understanding individuals' perspectives also in sociology. समझ में आया? इसीलिए मैंने उनको मीनिंग हंटर भी बोला था. While other sociologists, they were looking at larger structures of social reality, macro sociological phenomena को देख रहे थे, डरखाइम जैसे लोग. Weber said that if you want to understand society in true sense and complete sense, you need to understand the meanings given by the people, meaning attached to the behavior of the people, meanings that people give to their own actions. And that social action should be the actual unit of analysis for sociologists. And that is how the interpretive sociology, or interpretivism, popularly known as that, becomes the very foundation of Weber's work. And without it, other concepts don't have a home. Soul of Weber's methodology is what? Interpretive sociology. This is the soul of Weber's methodology. Have no confusion about it. For Weber, social reality wasn't just social fact. It was the meaning underlying social actions. Weber believed that human beings are not passive entities like matter. पानी तो हर बार उबाल रहे हैं हम लोग, तो similar response दे रहा है. But humans' actions, they are based on how they have interpreted using their own consciousness a particular situation or a particular social reality. Therefore, humans, while acting, they may have their own motives, and it is obligation or responsibility of a researcher to understand these underlying meaning and motives attached to a social action done by an actor. समझ में आ रहा है? और उसके लिए उन्होंने एक मेथोडिकल टूल, मेथड बनाया, वर्स्टेहन मेथड. उसके लिए उन्होंने एक मेथड बनाया. क्या बनाया? मेथड, सॉरी, उसके लिए उन्होंने एक मेथड बनाया. क्या बनाया? मेथड, वर्स्टेहन मेथड. सो जब हम वेबर के इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, तो पहली चीज क्या होगी कि वेबर क्या देख रहे हैं कि ह्यूमंस जो हैं उनकी अपनी एजेंसी है. ह्यूमंस का अपना एक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो एक्टिव एजेंट है, वो मैटर की तरह पैसिव बीइंग्स नहीं है कि हमेशा एक्सटर्नल स्टिमुली को ऑब्जेक्टिवली सिमिलरली रिएक्ट करेंगे. एक्सटर्नल स्टिमुली को जब इंडिविजुअल्स रिसीव करते हैं तो अपने कॉन्शियसनेस को यूज करते हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए, और अकॉर्डिंगली मीनिंग एंड मोटिव उसका डेवलप होता है, और अकॉर्डिंगली वो थॉटफुली एक्ट करते हैं. तो मनुष्य रिएक्ट नहीं, एक्ट कर रहा है, और वो एक थॉटफुल एक्शन है, उसमें मीनिंग अटैच्ड है, उसके पीछे एक मोटिव है. एंड दैट इज वाई सोशल रियलिटी इजंट जस्ट सोशल फैक्ट. एंड इस हिडन, मतलब किसी की भी एक्शन के पीछे जो मीनिंग है उसको कैसे समझेंगे, तो उसके लिए उन्होंने वर्स्टेहन टूल की बात की. वो बोलते हैं वर्स्टेहन इज इंपॉर्टेंट टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम एक्टर्स पर्सपेक्टिव. वर्स्टेहन एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू वो एक्टर्स का पर्सपेक्टिव समझते हैं. एंड विदाउट इंटरप्रेटिंग दीज इंटरनल रीजंस, what do? We only see what happened. We don't understand why happened, है ना.
अभी एक भाई साहब दूसरे भाई साहब की गाल पे एक तमाचा मारे थोड़ी देर पहले, हल्का सा ऐसे की, एक्सटर्नली कोई ऐसे देख रहा है तो उसे क्या लगेगा, 120 न्यूटन के फोर्स से गाल पे तमाचा पड़ा, राइट? क्या उस एक्शन के नेचर को वो समझा देगा टोटलिटी में? नहीं, बिकॉज आपको दूर से तो एक एक्ट ऑफ कोवर्शन लगेगा, एक्ट ऑफ वायलेंस लगेगा, लेकिन आपको क्या पता है इनका एग्जाम आने वाला है प्रीलिम्स का, इनके गाल पे मच्छर बैठा हुआ तो वो मच्छर भगा रहा है कि भैया मच्छर ना काट ले मेरे दोस्त को, उसका एग्जाम है, एग्जाम ना मिस कर जाए। जब मैंने उनके इस एक्शन के पीछे की मीनिंग आपको बताई तो आपका परसेप्शन चेंज हो गया, आपका परसेप्शन अब चेंज हो गया। अब आपका परसेप्शन क्या डेवलप हो गया? अब आपका परसेप्शन डेवलप हो गया कि भैया एक्ट ऑफ कोवर्शन नहीं था, ये तो एक्ट ऑफ केयर था। आपकी अंडरस्टैंडिंग भाई साहब के सोशल एक्शन की चेंज हो गई, हुई ना? क्यों चेंज हुई? बिकॉज यू गॉट टू नो द underlying meaning and motive that this actor had attached to his action. Without interpreting these internal reasons, we can only see what happened. We can't understand why. And that is why analysis of social action becomes important, because he believes understanding of the why is extremely important. Understanding of the why is what? It is extremely important. आज प्रीति ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्रीति एक इमेजिनरी व्यक्ति है जो हम इमेजिन कर रहे हैं, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ठीक है? अब कोई एक्सटर्नली अगर इस चीज को, इस रियलिटी को देखता है कि प्रीति ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मतलब कि हंगर, इट इज अ केस ऑफ हंगर, मतलब कि वो क्या समझेगा कि दैट पर्सन में बी डिप्राइव्ड। लेकिन भाई अंडरलाइंग रियलिटी इज समथिंग एल्स। प्रीति ने सुबह से इसलिए कुछ नहीं खाया है बिकॉज शी इज फास्टिंग, क्योंकि वो फास्ट कर रही हैं। This is the subjective meaning she has attached to that act of not eating anything since morning. How would you know until you do not understand or interpret these subjective meanings behind someone's action, that why someone acted the way they acted? है ना? Therefore, interpretive sociology is nothing but the study of society by focusing on subjective meanings that individual attach to their behavior, subjective motives that individual attached underlying their actions, है ना? So Weber argued that sociology shouldn't just be about what happened, it should also and more importantly be concerned about why something happened, why a person acted the way they acted, why the person thought, what the person thought while they were acting. समझ में आया? And that is why, look at my face, blinking, this is not a social action, but winking, this is a social action. क्योंकि मैंने wink किया तो there is a meaning which is attached underlying it. Blinking is not a social action, winking is. किसी को विंक कर रहा हूं मतलब इशारा कर रहा हूं, मतलब कि कोई ना कोई तो मीनिंग अटैच्ड है। दो दोस्त आ रहे हैं, आईपीएल का मैच चल रहा है, या राजस्थान रॉयल्स के साथ, बिहार का लड़का है, समस्तीपुर का वो दोस्त मेरा बहुत बड़ा फैन है वैभव सूर्यवंशी का, उसने अभी तक स्कोर चेक नहीं किया, आया रूम पे, पूछा क्या हुआ वैभव का, बोले भाई 0 पे आउट हो गया फर्स्ट बॉल पे। बगल में एक और लड़का है, उसको आंख मार के इशारा किया, मतलब इस आंख मारने का क्या था कि भाई इसको बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे इसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसको बताओ मत अभी, ठीक है? तो उस विंकिंग का एक्शन, उसके पीछे मीनिंग कुछ और था। समझ में आ रहा है? तो विंकिंग सोशल एक्शन हो गया, ब्लिंकिंग नहीं, ये नेचुरल एक्शन है, ये हमारा
नेचुरल एग्जिस्टेंस का पार्ट है, इसके पीछे मीनिंग नहीं है। इसके पीछे जब हम लोग ब्लिंक करते हैं तो एज एन एक्टर मीनिंग नहीं अटैच करते हैं। समझ में आ रहा आपको? जब आपको सो सोशियोलॉजी फॉर वेबर इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्टिव मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाई वन एक्टेड द वे दे एक्टेड। समझ में आ रहा है? इफ यू जस्ट लुक एट अ फिजिकल एक्शन, you won't be able to understand the reality in its totality. To understand the reality in totality or in complete manner, you need to understand the hidden meaning, the secret meaning underlying that the reality. And that is why social action को पढ़ो और क्या करो, subjective meaning और motives जो attached हैं उसके behavior से, उनको समझने की कोशिश करो। सब्जेक्टिव मीनिंग्स एंड मोटिव्स जो अटैच्ड है उनको समझने की कोशिश करो। समझ में आ गया? हाउ डू वी डू इट? इस चीज को करें तो करें कैसे? देखो, पहले तो ये समझो सोशल रियलिटी ही वेबर के लिए सब्जेक्टिव है ना? वेबर के लिए सोशल रियलिटी इज सब्जेक्टिव। ऐसा मैंने क्यों बोला? एनीवन? देखो, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। wearing a white sari in North India on weddings, on the occasions of joy, it signifies, it white sari लोग avoid करते हैं because it signifies agony, it signifies mourning, widows. बट केरला आइए, ओणम में पहनती हैं सब सेट साड़ी व्हाइट कलर का। ओणम इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय। केरला में व्हाइट कलर की सेट साड़ी पहनती है ना विमेन। क्या ओणम मोर्निंग का फेस्टिवल है? नहीं। व्हाइट साड़ी क्यों पहनी है? सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच उससे अलग है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्शन जस्ट फ्रॉम फिजिकली ऑब्जर्विंग इट until you do not understand the subjective meaning of that physical occurrence, you would not be able to understand that reality in totality. So Weber's interpretive sociology stands for interpreting the subjective meaning behind these social realities and occurrences. Now, how will a sociologist develop the understanding of this? Sociologist may develop the understanding of such social action by using Verstehen method. Verstehen method एक तरीके से क्या है? एम्पैथी टूल है ना? तो बोलेंगे किसी भी एक्शंस को जब तुम पढ़ते हो, वेबर क्या बोलेंगे, किसी भी एक्शन को जब तुम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो तो दो तरीके हैं उसके। देयर आर टू लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट एग्जिस्ट्स। To do a proper sociological analysis, a sociologist must look at two things. Number one, direct observation. Direct observation. You see what is happening, है ना? And on basis of that you interpret. Right? I see कि there is a woodcutter, है ना? chopping wood. That may be his profession, or for fuel purpose he may be doing that. समझ में आ रहा है? ये तो हमें जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमने किया उससे समझ में आया। जो चीजें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जा रही है उनको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से समझ लो। बट जो हिडन अंडरलाइंग रियलिटी है उसके आपको वर्स्टहेन टूल अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि एम्पैथेटिक लाइजनिंग, वर्स्टहेन टूल का ही सेकंड पार्ट है, एम्पैथेटिक लाइजनिंग करनी पड़ेगी। एम्पैथेटिक लाइजनिंग का मतलब क्या हुआ कि सोशल रिसर्चर विल इमर्स देमसेल्व्स इनटू एन एक्टर्स शू एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट कुड बी द रीजंस, व्हाट कुड बी द मोटिव, व्हाट कुड बी द मीनिंग्स दैट द एक्टर हैज attached to the action, the reasons behind one's action,
why one acted the way they acted, understanding what is the motive, what is the purpose, what is the end that an actor is trying to achieve through that action, and trying to interpret the meaning that one has attached to one's action. कैसे करेंगे हम? एम्पैथेटिक लाइजनिंग. एम्पैथी का मतलब क्या होता है? किसी के पोजीशन में खुद को रखना और उसके बाद उनके सिचुएशन को समझना, उनके पेन को, उनके एक्सपीरियंसेस को समझना. तो लाइकवाइज वेबर क्या बोलता है कि सोशियोलॉजिस्ट को सब्जेक्टिव मीनिंग जो कि एक्टर अटैच करता है किसी भी एक्शन से या उसके मोटिव को अगर समझना है कि क्या एंड पर्पस वो उस एक्शन से अचीव करना चाह रहा है, फॉर दैट दे विल हैव टू use Verstehen. Verstehen has two levels of understanding. One is direct observation, and other is empathetic listening, where you find the motive behind that chopping. वो example दिया था ना कि wood cutter chopping wood. So is he chopping to build a house? Is he chopping for fuel? Is he chopping for because he has been paid money, or it is his means of livelihood, he is going to sell that wood in the market, है ना? The meaning changes the sociology of the act. Remember this. Sorry, the meaning कह रहा हूं. The motive changes the sociology of the act. Clarity उसके एक्शन का तभी आपको मिलता है जब आप उसका अंडरलाइंग मीनिंग समझ पाते हो. So an actor, so a social researcher, a sociologist is supposed to immerse themselves into actor's situation. They are supposed to put themselves into actor's shoe, and then they have to try to understand and figure out why one acted the way they acted, what is the meaning that one has attached to an action, what is the motive behind an action, what is the end that an actor is trying to achieve through an action. Clear? इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी में वो एक और बात बोलते हैं. वेबर एडवोकेट्स कॉजल प्लूरलिज्म. वेबर क्लियरली एडवोकेट करते हैं अबाउट कॉजल प्लूरलिज्म. वेबर डिसएग्रीड दैट देयर कुड बी ओनली वन रीजन फॉर एवरीथिंग. देयर आर फ्यू पीपल हु आर डिटर्मिनिस्ट. जैसे मार्क्स को बहुत सारे, हालांकि मार्क्स है बहुत कॉम्प्लेक्स थिंकर, बट बहुत सारे लोग सोसाइटी में मार्क्स को कैसे समझते हैं? बहुत सारे लोग सोसाइटी में मार्क्स को देखते हैं कि मार्क्स इज एन डिटर्मिनिस्ट और रिडक्शनिस्ट. हर चीज को वो इकोनॉमी, मटेरियल रियलिटी से रिलेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे. बहुत सारे लोग जैसे, अगेन आई वुड से रॉन्गली, बिकॉज सिगमंड फ्राइड भी काफी कॉम्प्लेक्स है उनका वर्क. एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है ना सिगमंड फ्राइड. तो बहुत सारे लोग सिगमंड फ्राइड को भी रिड्यूस करते हैं एज फ्राइड को भी रिड्यूस करते हैं एज गिल्ट रिडक्शनिस्ट. खैर, मतलब जो भी वैसे देख रहे हैं उनका कहना क्या है कि मेन रीजन जो है लोग किसी एक वन रीजन पे देखते हैं. लेकिन वेबर हैड प्रोवाइडेड मतलब वॉसिफरस क्रिटिक टू मार्क्स. मार्क्स जैसे क्लास का मार्क्स का जो मैंने आपको बताया था, वेबर क्लास को अलग तरीके से देखता है. खैर वो सब चीजें बाद में आएंगी, हम लोग डिटेल में देखेंगे क्लास के दौरान. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी के लिए इतना समझिए. वेबर कॉजल प्लूरलिज्म की बात करता है. उसका मतलब क्या है? वेबर डिसएग्रीज द फैक्ट दैट देयर कुड बी ओनली वन रीजन फॉर एवरीथिंग. ही बिलीव्ड दैट सोशल इवेंट्स आर कॉम्प्लेक्स. सोशल रियलिटी एंड सोशल phenomena is complex and infinite, and one event could be product of mix of factors. There can be multiple causes underlying one social reality. Religious factor, economic factor, political factor, cultural factor, बहुत सारे factors का influence हो सकता है किसी एक individual के behavior में. मान लो मैं आपको कोई स्पाइसी करी खिलाऊं, है ना, कोई भी स्पाइसी करी खिलाऊं, वेज कोल्हापुरी खिलाऊं, बहुत स्पाइसी होती है भाई साहब, ठीक है, बट रियलिटी क्या है? आप सिर्फ ये थोड़ी कह सकते हैं कि सर इट इज वेरी हॉट बिकॉज ऑफ चिली. या वेज कोल्हापुरी इज इंडीड हॉट,
बट आपको सॉल्ट का भी टेस्ट आ रहा होगा, आपको ऑयल का भी टेस्ट आ रहा होगा, है ना? सॉल्ट, स्पाइसेस, चिली, ऑयल, ये सब, सब्जियां, पनीर अगर डाला है तो पनीर, ये सब मिक्स होते हैं, स्लो कुक होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स डिश बनता है वेज कोल्हापुरी। उसी प्रकार से सोशल रियलिटी इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। आवर हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, all of these can shape one particular social reality. Why do you think that you guys are studying so hard for UPSC, Civil Services Examination? I mean, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप लोग अपने जवानी के बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन इस एग्जाम को डेडिकेट कर दे रहे हैं बस बैठ के पढ़ते हुए। इज इट जस्ट फॉर सैलरी? इज इट जस्ट फॉर सोशल ऑनर और रेस्पेक्ट? सिर्फ इज्जत के लिए? इज इट बिकॉज ऑफ पावर? इज इट बिकॉज इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी और क्रिएट इंपैक्ट एट सोसाइटल लेवल? आप में से अभी इंडिविजुअल जो ये आप लोग सुन रहे हो, सब अपना एक एक रीजन ढूंढ रहा होगा। कोई पावर मन में सोच रहा होगा, बोलेगा नहीं लेकिन सोच रहा होगा। कोई हो सकती है जो बोलेंगे एक स्टेबल जॉब, परमानेंट जॉब मिल जाएगा, करियर सेट हो जाएगा। कोई सोच रहे होंगे कि आई वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट इन सोसाइटी, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देता है, प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जो जॉब मिलती है उससे, सो आई वुड बी डूइंग इट। वेबर वुड एनालाइज ऑल दोज फैक्टर्स। वेबर बोलेगा प्रेस्टीज, पावर, वेल्थ, स्टेबिलिटी इन करियर, कल्चरल रीजंस कि कल्चरली बहुत सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ सरकारी जॉब को, ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स को। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे और उन सबको एनालाइज करेगा। बोलो कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, देयरफॉर कॉजल प्लूरलिज्म, एक फेनोमेना के पीछे मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, उनको समझना जरूरी है। सिर्फ एक फेनोमेना के को समझ के, एक फैक्टर बिहाइंड एनी फेनोमेना को समझ के आपको कोई भी सोशल रियलिटी कंप्लीटली इन टोटलिटी समझ में नहीं आती है। दैट इज मैक्स वेबर फॉर यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मान लो सोशियोलॉजिकल रिसर्च एक खेल है तो उसमें कुछ नियम होंगे, अंपायर का रूल होगा। तो वेबर बोलता है कि अंपायर का रूल क्या है? वैल्यू फ्रीडम, है ना? बोलेगा वेबर कि कुछ जगहों पे वैल्यूज सोशियोलॉजिकल रिसर्च में एंटर कर जाएंगे, जिसको बोलते हैं वो वैल्यू रेलेवेंस। डिटेल में नहीं जाते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, है ना? एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ सोशल रिसर्च वैल्यू एग्जिस्ट एंड वैल्यू बिकम्स नेसेसरी फॉर सोशल रिसर्च। वो बोलते हैं उसका 3 लेवल, है ना? एट द लेवल ऑफ फिलोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, एट द लेवल ऑफ एथिकल इंटरप्रिटेशन एंड एट द लेवल ऑफ रैशनल इंटरप्रिटेशन। ये डिटेल में हम नहीं जाते हैं। मतलब जैसे एक चीज सोचो, तुमको कल को सोशियोलॉजिस्ट बनना है, सोशल रिसर्चर बनना है, ठीक है? तुम किस चीज पे रिसर्च करना चाहो? किस चीज पे? कास्ट पे बोल रहा है। कहां से आते हो बाबू आप? उत्तर प्रदेश से आते हैं ये। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स की हिस्ट्री रही है ना? कास्ट कॉन्शियसनेस है। तो कास्ट एक इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर है। उसने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है, उसका पर्सनल चॉइस है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो कास्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं। मैम आप गर्ल्स एजुकेशन कह रही है मैम, गर्ल चाइल्ड विमेन, ये गर्ल्स एजुकेशन पे रिसर्च करना चाह रही है। देखो, कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, गर्ल्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहोगे वो कहां से आ रहा है? आपका पर्सनल चॉइस के रूप में आ रहा है ना? तो बोल रहे हैं कि चॉइस ऑफ द टॉपिक, वहां पे वैल्यू ऑपरेट हो जाता है। और एक दो स्पेसेस है, वो बाद में आपको बताऊंगा। बट उनका कहना है अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्चुअल रिसर्च शुड बी वैल्यू फ्री। एक सोशियोलॉजिस्ट मस्ट इंश्योर टू टेक सर्टेन स्टेप्स so that value neutrality in research is maintained. तो एक सोशियोलॉजिस्ट एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह है। उनकी फेवरेट टीम भले ही हो,
बट जब वो गेम खेलेंगे तो फेयरली खेलेंगे। ये है तरीका सोशियोलॉजिकल रिसर्च का, एंड दैट इज व्हाई ही इज आर्ग्यूइंग अबाउट वैल्यू फ्रीडम। A doctor might personally dislike a patient, but when they are treating a patient, they are supposed to treat them with medical honesty. That is the oath that they have taken. And their treatment is supposed to be on facts, not on basis of personal feeling. Similarly, a sociologist who wants to study caste system, भाई साहब पढ़ना चाह रहे थे ना, might personally hate it or might personally have certain prejudices against certain groups. But to do a sociological analysis of Weber's kind, to do a value-free sociological research, they must report accurately what they observed about the caste system or how caste system works from inside without letting their own feelings or emotions blur any particular fact. तो यही इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी वेबर की जो है उसका फ्रेमवर्क है। समझ में आ रहा है? तो वेबर क्या बोलता है, भैया सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी का सोशल एक्शन है, उसको पढ़ो, है ना। ह्यूमन बीइंग के पास अपना कॉन्शियसनेस है, वो अपने कॉन्शियसनेस को यूज करते हैं टू इंटरप्रेट रियलिटी, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी बनाते हैं, है ना। सोशल एक्शंस को हम कैसे पढ़ेंगे? बाय अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव मीनिंग्स एंड मोटिव्स अटैच्ड टू सोशल एक्शंस। ये मीनिंग एंड मोटिव्स हमें कैसे पता चलते हैं? ये पता चलते हैं बाय अप्लाइंग वर्स्टहैंड मेथड, दो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एम्पैथेटिक लाइजनिंग करते हैं। इसके अलावा किसी भी अकरेंस के पीछे, किसी भी सोशल रियलिटी के पीछे मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, कॉजल प्लूरलिज्म की बात करते हैं, एंड वैल्यू फ्रीडम, एंड वैल्यू फ्रीडम। समझ में आया? तो ये क्लैरिटी तो हमको मिल गई, और इसीलिए वेबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है सोशल एक्शन पे, जहां पे वो सोशल एक्शन के थ्रू वाई ऑफ अ सोशल रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं, सोशल एक्शन के एनालिसिस के थ्रू। वेबर आर्ग्यूड दैट एनी सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन मीनिंग, नॉट जस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसा कि डर्कहाइम देख रहा था। वेबर का कहना है कि while social facts treat people like passive objects or agents, in reality human beings are not passive agents, they are active agents, they have got their own independent will and agency, human agency, है ना, because they are conscious beings, उनका अपना consciousness है। तो सोशल एक्शन को जब तुम पढ़ोगे तो एक्चुअल इंटेंट इंडिविजुअल का क्या था किसी एक्शन के पीछे, तुमको वो समझ में आएगा। देयरफॉर टू वेबर सोशियोलॉजी मस्ट एक्सप्लेन व्हाई बिहाइंड बिहेवियर टू ट्रूली अंडरस्टैंड एनी सोशल रियलिटी, एंड दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। तो सोशल एक्शन क्या होगा इसलिए वेबर के लिए? एनी एक्शन दैट इंडिविजुअल टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ अदर एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर एंड हैज specific meaning attached to that action is social action. जैसे हम लोग हाई फाइव कर रहे हैं, वो सोशल एक्शन है। गलती से किसी से टकरा गए तो वो सोशल एक्शन नहीं है। रोड पे चल रहे हैं, दो लोगों के कंधा में धक्का लग गया, सोशल एक्शन नहीं है। लेकिन ऐसे करके लियांडर पेस और महेश भूपति थे ना, दो टेनिस प्लेयर, डबल्स खेलते थे पहले इंडिया के लिए 90s में, आप लोग नहीं देखे होंगे, तो लोग कोई अच्छा शॉट वॉट मारते थे ना, तो ऐसे चेस्ट बम्प करते थे दोनों, दैट वाज सोशल एक्शन, है ना। दे वर सेंडिंग अ मीनिंगफुल मैसेज। टचिंग फीट्स ऑफ एल्डर्स, इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल मूवमेंट। टचिंग फीट्स ऑफ एल्डर्स, इट इज अ सोशल एक्शन। व्हाई? Because it carries meanings of respect. और इस सोशल एक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे? वर्स्टहैंड, जो कि टूल है ऑफ एनालिसिस फॉर द सोशल एक्शन, जिसमें एम्पैथेटिक लाइजनिंग मैंने जो आपको बताया था, मतलब कि यू हैव टू एज अ रिसर्चर यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू एन एक्टर्स शू एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड और फाइंड द रीजन ऑफ द वाइज, है ना। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो
वर्स्टेन ना एक जर्मन वर्ड है, इसका ट्रू मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। मतलब इसका वर्स्टेन का अगर हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, है ना। तो वेबर जब कहता है कि सोशियोलॉजिस्ट को सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करना है, तो दो सोशियोलॉजिस्ट मस्ट पुट देमसेल्व्स इनटू द शूज ऑफ द पर्सन्स whose behavior or action they are studying. The sociologists have an obligation that they must try to view the world from the eyes of the actor. जिस एक्टर के एक्शन को वो एनालाइज कर रहे हैं उसके नजरिए से तुम वर्ल्ड को देखो, इंटरप्रेट करो, समझो कि क्या रियलिटी को वो इंटरप्रेट किया होगा और अकॉर्डिंगली कैसे उसने एक्ट किया किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। To understand why a farmer celebrates a festival during a drought, you can't look at the economics, है ना। You must use Verstehen, and then you would realize that that farmer of drought prone area is participating in that festival, celebrating that festival, because that participation in that festival is reflection of hope, is reflection of faith of that farmer. तो बिना उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में, उस एक्टर के सोशल कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को इमर्स किए बिना ये चीज कैसे समझ पाते आप? समझ में आया? एंड देन वेबर एक और चीज करते हैं, वेबर एक एनालिटिकल टूल बनाते हैं सोशियोलॉजी में, है ना। मैंने बोला कि वेबर वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी चाहते हैं, तो वेबर बोलते हैं कि सोशल रियलिटी को एनालाइज करने के लिए एक मेजरिंग रॉड होना चाहिए, एक मेजरिंग टेप होना चाहिए, एक मेंटल मॉडल होगा जो कि एक सोशल रिसर्चर कंस्ट्रक्ट करेगा, जिसको वो बुलाते हैं आइडियल टाइप। आइडियल का मतलब यहां पे वो नहीं कि सही, बेस्ट, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ आइडियल टाइप ओवर हियर। Ideal type is nothing but a conceptual analytical tool which is the mental construct of a social researcher. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सोशल रिसर्चर जो है उसने अपने इमेजिनेशन से किसी भी सोशल रियलिटी जिसको वो पढ़ना चाहता है उसको, उसके बारे में फीचर्स आइडेंटिफाई किए हैं और उसका एक मॉडल बनाया है, और उसके बेसिस पे वो कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा। ये उसको एक कंपैरेटिव स्टडी करवाने में हेल्प करेगा। On basis of that, an actor would be able to do comparative study or comparative analysis. इस comparative analysis से क्या होगा? Objectivity आएगी उसके study में। So Weber understood that social reality is subjective, but he believed that sociology could be objective understanding of this subjective reality. And for sociology to be the objective understanding of subjective reality, he believed that a researcher should rely on Verstehen, and he believed, apart from that, that a researcher should use ideal type as an analytical tool to study any social reality through comparisons. So it is mental construct, it is not a perfect model, it is a model of a social phenomena which a social researcher is interested in studying through one's own understanding, through the own understanding, personal understanding of a researcher about a phenomena, है ना। And this will create a benchmark, a model, and that benchmark and model will be used for reference for comparative study. So ideal type is model, remember this, it is not a reflection of actual reality, it does not exist in reality, but it helps us, it helps the sociological researchers to see how close real life is to this mental model, है ना। एक परफेक्ट बिरयानी, नो बिरयानी इज 100% परफेक्ट बिरयानी, बट आपके दिमाग में परफेक्ट बिरयानी का आपने एक आइडियल टाइप बनाया, उसके फीचर्स आपने मन में डाले, ऐसा टेस्ट होना चाहिए, चिकन इतना टेंडर होना चाहिए चिकन बिरयानी के केस में, है ना, ये सारे स्पाइसेस आने चाहिए, राइस ऐसे पका होना चाहिए,
एंड ऑल दैट। उसके बाद आप वो बिरयानी खाते हो, तो अब क्या करोगे? यू विल जज दैट बिरयानी। क्लियर? अब आपके दिमाग में जो बिरयानी का आइडियल टाइप ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बेसिस पे ही तो आप उस बिरयानी को जज करोगे वेदर इट इज गुड और बैड, है ना? सो एक और एग्जांपल, गुड स्टूडेंट। हु इज अ गुड स्टूडेंट? अब मैं एक टीचर हूं, तो मेरे दिमाग में एक मॉडल बनाऊंगा गुड स्टूडेंट का, आइडियल टाइप। ही मस्ट बी स्टूडियस, ही मस्ट बी ओबीडियंट, शी मस्ट बी हार्ड वर्किंग, शी मस्ट बी इंटेलिजेंट, शी मस्ट बी पंक्चुअल, शी मस्ट बी राइटिंग answers consistently, she must be patient, or he must be patient, and he must or she must stick to the plan that she has made or she has made, so that over the period of time they are able to realize their improvement, है ना? अब रियल स्टूडेंट्स जब आप लोगों को मैं देखने लगूंगा, तो रियल स्टूडेंट्स तो अलग होते हैं, but I as a social researcher can use this mental model, the ideal type, as a measuring stick, as a measuring rod or measuring tape to analyze you guys, to study your credibility as a student. Obedient है कि नहीं है, studious है कि नहीं है, consistent है कि नहीं है, इसमें perseverance है कि नहीं है, patience है कि नहीं है, punctuality है कि नहीं है, discipline है कि नहीं है, इनोवेटिव है कि नहीं है। ये सारे फीचर मैंने आइडियल टाइप देखा था, उसमें देखूंगा कितने फीचर्स आप में हैं, कितने नहीं है, उसके बेसिस पे आप किस टाइप के स्टूडेंट हो वो फिगर आउट कर पाऊंगा, है ना? तो आइडियल टाइप बनाते हैं एक एनालिटिकल टूल, एंड देन इसी के बेसिस पे ब्यूरोक्रेसी, जिसका एग्जाम आप लोग देने वाले हो, ब्यूरोक्रेसी का भी आइडियल टाइप बनाते हैं मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेसी क्या है? एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, रूल बाउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लार्ज एंड रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करती है काफी एफिशिएंटली। वेबर कहते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट रैशनल इंस्टीट्यूशंस है मॉडर्न सोसाइटी के, बट एट द सेम टाइम ये बड़े ही सोललेस होते हैं, क्योंकि ये रूल ड्रिवन होते हैं। इसमें एक्शंस और इंटरेक्शन जो होते हैं इम्पर्सनल होते हैं, एंड कई दफा इंडिविजुअल्स अपने क्रिएटिविटी को, अपने इनोवेशंस को ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के कारण रियलाइज नहीं कर पाते हैं। ये रैशनल प्रिंसिपल्स के आयन केज के अंदर आपको बांध देता है। आयन केज ऑफ रैशनैलिटी की बात करते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, यू मे नीड 10 signatures on 5 forms. No one cares about your feelings, they just care about rules. आपको 10 सिग्नेचर चाहिए 5 फॉर्म्स पे, तो आपको चाहिए। दिस इज ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी एक लीगल रैशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? ब्यूरोक्रेसी क्या है? लीगल रैशनल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी की बात ही यहां पे क्यों लाया? वेबर को ना पावर को पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट है ना? वेबर पावर को भी पढ़ना चाहते हैं। पावर क्या है? पावर इज एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, है ना? विथ और विदाउट देयर विल। अभी हम इस बच्चे को बोले गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अब इस बच्चे को मान लो क्लास से बाहर जाने का मन नहीं है, बट क्योंकि मैंने बोला है गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो उसको जाना पड़ेगा। उसका कंसेंट नहीं है, फिर भी वो जा रही है। अथॉरिटी, पावर, मैंने एक्सरसाइज किया उसके ऊपर। अब वेबर बोलता है ये जो पावर है दो टाइप के, इसका लेजिटिमेट फॉर्म है और इलेजिटिमेट फॉर्म है। इलेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पावर हो गया कोवर्शन, बट वेबर इज मोर इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पावर, दैट इज अथॉरिटी, है ना? कभी सोचा है व्हाई डू पीपल ओबे अ पर्टिकुलर लीडर? कभी सोचा है कि आपके दिमाग में कि क्यों एल्डर्स घर पे आपको उनकी बात माननी होती है? कभी सोचा है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हो और जो भी ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ता है? देखो, सोशल एक्शंस जो मैंने बताया था, वेबर उसका डिटेल जब एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं सोशल एक्शन 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है ज़्वेक रैशनल एक्शन, वेयर द एक्शन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स रैशनल मीन्स टू अचीव रैशनल एंड्स। दूसरा है वर्ट रैशनल एक्शन, मतलब एक्शन ऑफ एन एक्टर इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स वैल्यू, टू कंफर्मिंग सर्टेन वैल्यू। तीसरा है अफेक्टिव एक्शन, वेयर एन एक्शन इज ओरिएंटेड टुवर्ड कंफर्मिंग एन इमोशन, है ना? इमोशन से ड्रिवन एक्शन हो।
एंड चौथा है ट्रेडिशनल एक्शन। ट्रेडिशनल एक्शन क्या है? वेयर द एक्शन इज ओरिएंटेड टू कंफर्म सम एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन और कस्टम ऑफ सोसाइटी। जब वो अथॉरिटी को पढ़ते हैं तो वो तीन टाइप ऑफ अथॉरिटी आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है? वेयर एक्सरसाइज ऑफ पावर इज लेजिटिमाइज्ड थ्रू ट्रेडिशन। गांव में विलेज सरपंच, फैमिली के अंदर, पेट्रियार्कल फैमिली के अंदर एल्डेस्ट मेल अथॉरिटी होती थी ना, कर्ता। ये ट्रेडिशन था हमारे सोसाइटी का। The another type of authority is charismatic authority. इंडिविजुअल क्वालिटी, कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटी होगी, किसी की पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी कि उसकी मैग्नेटिक आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो और आप उनको फॉलो करने लगते हो। कोई ग्रेट स्टालवर्ट लीडर होंगे, कोई रिलीजियस लीडर होंगे, ओशो, पीपल यूज्ड टू फॉलो। लोग क्यों फॉलो करते थे? Why people used to follow them? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत ही मैग्नेटिक थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, करिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल ट्रेट्स एंड क्वालिटीज थे। तो किसी एक इंडिविजुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल ट्रेट्स एंड फीचर्स हो जिसके कारण बहुत सारे लोग उनके टुवर्ड्स मंत्रमुग्ध हो जाएं एंड देन दे प्लेस देयर ओबीडियंस टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इस प्रकार की अथॉरिटी को बोलते हैं कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। गांधी जी जब सत्याग्रह करने के लिए आवाज उठा रहे थे तो उनके करिश्मा से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड थे। एज ए रिजल्ट दे वुड लिसन टू गांधीज shout outs. The third type of authority that Weber talks about is legal rational authority, where the obedience is due to written laws, where an actor acts in the capacity as described by law and holds the position as a rational role. एक ब्यूरोक्रेट लीगल रैशनल अथॉरिटी होल्ड करता है। उसका जो पावर है उसमें नेचुरली इनहेरेंट नहीं है। उसका जो पावर है, उस पावर की पेरिमीटर क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है? जो भी उस ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा, राइट? जो भी रिटन रूल्स उसको अलाउ करेंगे, उसके पावर का एक्सटेंट है सब्जेक्टेड टू द रिटन लीगल रूल्स। तो इसीलिए लीगल क्योंकि रूल से आ रहा है, एंड रैशनल क्यों? क्योंकि वो अपना मन से ऐसे रैंडमली अपने एंजॉयमेंट के लिए पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। वो पावर को एक्सरसाइज कर रहा है एज अ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, एक रैशनल रोल प्ले कर रहा है। उसका सर्विस है, उसकी नौकरी है वो, उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है। उस पावर को सही ढंग से एक्सरसाइज करना उसकी नौकरी और उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है। सो इट इज अ रैशनल एक्ट, है ना? Legal rational authority, the third kind of authority. A bureaucrat holds legal rational authority. यही है मैक्स वेबर, वेरी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एक और वर्क है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो हम लोग जब हमारे सिलेबस में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई टोल्ड यू सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टिंग। Many people think that these thinkers are difficult. They are not. What we require is we develop concrete understanding of such topics. ठीक है? For online guys, so if you guys like these videos and all, or if you have any query, if you want me to make video on some related topic to this, do let me know. We can do that as well. ठीक है? Fair enough? चलो।